संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 क्यों लागू किया गया? जस सोली और जस संगविनी सिद्धांत क्या होता है? देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष तक रहना पड़ता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि या कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो संसद अपने उसी शक्ति का प्रयोग करके 1955 में नागरिकता के संबंध में जिस एक अधिनियम को पारित किया उसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा गया है, जिसमें समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से संशोधन भी किया गया है। तो बात करते हैं कि यह जो नागरिकता अधिनियम 1955 है यह किसके द्वारा पारित किया गया था? तो वह संसद के द्वारा। या फिर पूछे कि यह किसके द्वारा लागू किया गया है? तो वह संसद के द्वारा। और कब लागू किया गया है? तो वह 1955 में लागू किया गया था। फिर बात करते हैं कि इस अधिनियम में कुल कितने बार संशोधन हो चुके हैं। तो इस अधिनियम में कुल 6 बार जो है, मतलब अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुके हैं। कब कब हुआ है? तो आइए उससे देखते हैं। 1986 में, 92 में, 2003, 2005, 2015 और 2019 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ है। तो कुल कितने बार हुआ? कि 6 बार संशोधन हो चुका है। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम में प्रावधान क्या किया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। मतलब संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है और कितने तरीके से समाप्ति होगी नागरिकता की, उसी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो यहाँ एक वर्ड है संविधान लागू होने के बाद। संविधान लागू होने के समय नहीं, संविधान लागू होने के बाद। अभी इसे समझेंगे। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर यह अधिनियम अस्तित्व में कैसे आया। कहने का मतलब यह हुआ कि इस अधिनियम को संसद के द्वारा आखिर लागू ही क्यों करना पड़ा, क्यों इसे पारित करना पड़ा, जबकि नागरिकता के संबंध में हमारे मूल संविधान में भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में तो प्रावधान किया ही गया है। तो जब संवैधानिक प्रावधान किया गया था नागरिकता के संबंध में, तो फिर संसद के द्वारा इस अधिनियम को पारित करने की क्या जरूरत पड़ी? तो आइए इसके कारण को जानते हैं कि वह जो संवैधानिक प्रावधान था नागरिकता को लेकर अनुच्छेद 5 से 11 तक में, तो वह संवैधानिक प्रावधान सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। मतलब संविधान के लागू होने के समय कितने प्रकार के लोग भारत के नागरिक बने, तो वह संवैधानिक प्रावधान सिर्फ उन्हीं लोगों की पहचान करता है। लेकिन संविधान के लागू होने के बाद भविष्य में कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त की जाएगी और कितने तरीके से नागरिकता की समाप्ति होगी, इसके बारे में प्रावधान नहीं किया गया था। तो इसी वजह से संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया और उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने के बाद नागरिकता का अर्जन कैसे होगा और नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो इसी वजह से संसद के द्वारा यह अधिनियम लाया गया 1955 में। फिर बात करते हैं कि नागरिकता प्रदान करने के 2 प्रसिद्ध सिद्धांत हैं। कौन कौन से? तो एक है जस सोली सिद्धांत और दूसरा है जस संगविनी सिद्धांत। मतलब भारत सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को भारत की जो नागरिकता प्रदान की जाती है तो उसके 2 प्रसिद्ध सिद्धांत हैं।
एक है जस सोली सिद्धांत और दूसरा है जस संगुइनिस सिद्धांत। तो यह जस सोली सिद्धांत क्या है? तो यह जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जबकि जस संगुइनिस की बात करें तो यह रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, मतलब ब्लड रिलेशन के आधार पर यह नागरिकता को प्रदान करता है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो क्या है कि 1928 में गठित मोतीलाल नेहरू समिति के समय से ही भारतीय नेतृत्व ने जस सोली के सिद्धांत के पक्ष में रहे हैं। फिर उसके बाद संविधान सभा ने भी जस सोली के ही सिद्धांत को अपनाया। संविधान सभा का कहना था कि यह जो जस सोली का सिद्धांत है, यानी रक्त संबंध के आधार पर जो नागरिकता देने की जो बात कही गई है, तो यह नस्लीय विचार को जन्म देता है, जो भारतीय लोकाचार के लिए सही नहीं है, मतलब भारत के सामाजिक शिष्टाचार के लिए वह सही नहीं है। तो इसी वजह से जो हमारा मूल संविधान है, मतलब जो संविधान है, या हम कह सकते हैं कि जो नागरिकता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया है, तो वह संवैधानिक प्रावधान एवं यह जो मूल अधिनियम है नागरिकता के संबंध में, तो इन दोनों ने जस सोली के सिद्धांत को ही, मतलब कि इस सिद्धांत को शुरुआत में इन लोगों ने अपनाया था। तो इस सिद्धांत को जानने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता का अर्जन कितने तरीके से किया जाता है, यानी भारत के नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, तो इस अधिनियम के अनुसार 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन सी? तो पहला जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीयकरण, देशीयकरण को ही प्राकृतिककरण भी कहा जाता है या प्राकृतिक रूप से कहा जाता है, और फिर पांचवा जो है वह है भूमि का अधिग्रहण या प्रादेशिक निगमन, इसी को ही प्रादेशिक निगमन भी कहा जाता है, या इसी को क्षेत्र का समावेश या इसी को भूमि का अर्जन भी कहा जाता है। तो इन्हीं 5 तरीके से, इन्हीं 5 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है। किस अधिनियम के अनुसार? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार। तो आइए एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म से, यानी जन्म के आधार पर जो है भारत की नागरिकता प्राप्त होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो प्रावधान क्या किया गया है कि जिसका जन्म, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। क्या था यहाँ पर लाइन कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, कहाँ पर? तो भारत में, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, चाहे उनके माता पिता की राष्ट्रीयता या फिर नागरिकता, राष्ट्रीयता को ही नागरिकता कहा जाता है, तो जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता की राष्ट्रीयता उस समय कुछ भी हो, यानी उनके नागरिकता जो है कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनके बच्चे का जन्म अगर भारत में हो जाता है इस तिथि को या इस तिथि के बाद, तो वह बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि आपके मन में यह उठ रहा होगा कि आप लिखे हैं यहाँ पर कि संविधान लागू होने के बाद, तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो फिर सवाल उठता है कि यहाँ 26 जनवरी 1950 को यह वर्ड क्यों लिखा गया? यहाँ तो यह होना चाहिए था कि 26 जनवरी 1950 के बाद होना चाहिए था। तो हम यहाँ पर यह आपको समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को जिस समय पर संविधान लागू हुआ, ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद भी तो हो सकता है भारत में कुछ बच्चों का जन्म हुआ होगा, तो वह क्या कहलाएगा? संविधान के लागू होने के बाद ही। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, तो यह दोनों बात जो है वह संविधान के लागू होने के बाद को ही दर्शाता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जिस समय लागू हुआ, मान लीजिए सुबह में लागू हो गया या दोपहर में लागू हो गया, लेकिन लागू होने के बाद भी तो उसी दिन कुछ बच्चे का जन्म तो हुआ ही होगा, तो इसी वजह से इस तरह से तिथि को लिखा जाता है। तो बात करते हैं कि या तो हम लोग समझ लिए
कि इस तिथि को या इस तिथि के बाद भारत में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उनके जन्म के समय उनके माता पिता की नागरिकता किसी भी देश की हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वह बच्चा भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन क्या हुआ कि यह जो प्रावधान किया गया था, तो इस प्रावधान का विदेशी घुसपैठियों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया। सबसे पहले बात करते हैं कि घुसपैठ किसे कहा जाता है। घुसपैठ का मतलब होता है जो गलत तरीके से हमारे भारत में प्रवेश करे, मतलब गलत तरीके से जो दूसरे देश में प्रवेश करे और गलत तरीके से प्रवेश करके वह भारत की संपत्ति पर अधिकार करने की कोशिश करता है, तो उसे ही कहते हैं घुसपैठ। तो विदेशी घुसपैठियों ने क्या किया कि इस प्रावधान का बहुत ही बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करना शुरू किया। क्योंकि अब आप खुद ही समझिए कि जब यहाँ कहा गया कि सिर्फ बच्चे का जन्म भारत में होना चाहिए और उनके माता पिता का नागरिकता किसी भी देश का हो, तो विदेशी घुसपैठियों ने क्या किया कि वो तो दूसरे देश के थे लेकिन वो भारत में आते थे और भारत में अपने बच्चे को जन्म दे देते थे, तो उनका बच्चा भारत का नागरिक कहलाता था और इसी आधार पर वो अपने गलत मकसद को यहाँ पर अंजाम देते थे। तो यह इसके लिए लेकिन एक अपवाद रखा गया था कि जब यह प्रावधान लागू किया गया था तो उस समय यह अपवाद रखा गया था कि भारत में जो पदस्थ या फिर तैनात विदेशी राजनयिक हैं, अर्थात जो विदेशी राजदूत हैं, भारत में जो तैनात विदेशी राजदूत, उनके बच्चे एवं शत्रु देश के बच्चे को छोड़कर, मतलब इन दोनों के बच्चे जन्म से भारत का नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो जब यह प्रावधान लागू किया गया था तो सिर्फ यही अपवाद को रखा गया था। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि इन अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कोई भी विदेशी घुसपैठ इस प्रावधान का गलत तरीके से फायदा उठा सकते थे और उन्होंने उठाया भी। तब क्या हुआ कि इसी प्रावधान को और अधिक कठोर करने के लिए 1986 में संसद के द्वारा इस अधिनियम में, कौन से अधिनियम में, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 को पारित किया गया। तो यह आप समझे कि यह अधिनियम क्यों पारित किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। तो यह जो पहले का जो प्रावधान था तो उस प्रावधान को और अधिक कठोर बनाने के लिए संसद के द्वारा मूल जो अधिनियम है नागरिकता के संबंधित, तो मूल अधिनियम किसे कहा जाएगा, तो नागरिकता अधिनियम 1955, तो उसी में संशोधन करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। अब इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया, तो आइए इसे देखते हैं। इसके द्वारा जो प्रावधान किया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, जन्म से कहने का मतलब या जन्म से कहने का मतलब कि कंडीशन कोई भी हो लेकिन बच्चे का जन्म भारत में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कहा गया इस अधिनियम के द्वारा, इस संशोधित अधिनियम के द्वारा, कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, तो अब उसे केवल जन्म के आधार पर ही भारत की नागरिकता उसे नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके लिए एक शर्त रखा गया था। वह शर्त यह था कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यह शर्त रखा गया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस संशोधित अधिनियम के द्वारा, मतलब 1986 के संशोधित अधिनियम के द्वारा अब केवल जन्म के आधार पर नागरिकता को प्रतिबंध कर दिया गया, भारत के नागरिकता पर प्रतिबंध लगा दिया गया केवल जन्म के आधार पर। और तो किस शर्त को जोड़ा गया, शर्त यह जोड़ा गया कि अब बच्चे का जन्म जब भारत में होगा इस तिथि को या इस तिथि के बाद, तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि प्रावधान तो कर दिया गया, पहले से जरूर कठोर प्रावधान था, लेकिन बांग्लादेश के कुछ ऐसे भी घुसपैठ थे जिन्होंने अभी भी इसका दुरुपयोग कर रहा था। वह दुरुपयोग कैसे कर रहा था कि मान लीजिए कि दोनों में से कोई एक, मतलब बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, लेकिन दूसरा जो है वह भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रहने के लिए आया है और वह गलत मकसद से आया है।
और अपने गलत मकसद को अंजाम दे रहा है। तो अभी आइए उसे ही समझते हैं। तो क्या था कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान को और अधिक कठोर बनाने के लिए 2003 में फिर से इस अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया? इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए दो में से किसी एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा। तो वह दो में से दो शर्त कौन कौन सा है जिसमें से किसी एक शर्त को पूरा करना है? तो पहला है कि बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारत का नागरिक हो। या तो यह कंडीशन फुलफिल हो जाए कि बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारत का नागरिक हो, या फिर दूसरा जो शर्त था कि या फिर बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता दोनों में से मतलब उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो यानी भारत का नागरिक हो, और तथा दूसरा जो हो वह अवैध प्रवासी ना हो। तो इन दोनों में से किसी एक शर्त को पूरा करना था जन्म के समय, तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होती। तो यह संशोधन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 2003 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया। तो आइए इसे समझते हैं कि यहाँ जो चलिए पहला कंडीशन तो समझ में आ रहा है कि माता पिता दोनों जो है भारत का नागरिक हो, तो यह तो बहुत ही आसान है। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरा जो होगा वह अवैध प्रवासी ना हो। यह क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रवासी किसे कहते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रोजगार के लिए अपने देश को छोड़कर, अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं रहने के लिए। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रोजगार के वजह से मतलब किसी काम के वजह से वह भारत आ गए हों रहने के लिए। वह किसी भी देश के हैं लेकिन उस देश से जो है वह भारत आ गए हैं रहने के लिए, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? प्रवासी कहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ अवैध प्रवासी लिखा गया है। यह अवैध क्या है? अवैध का मतलब क्या? वैध होता है वैलिड, मतलब जो सही तरीके से, और अवैध क्या होता है? जो गलत तरीके से। लेकिन यहाँ अवैध प्रवासी हमें समझना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, जब कोई भी प्रवासी दूसरा देश रहने के लिए जाता है तो उसे एक वैध यात्रा दस्तावेज बनवाना पड़ता है। वैध यात्रा दस्तावेज कहने का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि पहचान पत्र, जो वैलिड पहचान पत्र होना चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपको कोई दूसरे देश जाना है रहने के लिए किसी काम के वजह से, तो आपको पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। वह वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो एक आपका पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ जो अवैध जो प्रवासी लिखा गया, अवैध प्रवासी किसे कहेंगे? तो वैसा प्रवासी जो गलत तरीके से दूसरे देश में प्रवेश किया हो, दूसरे देश में प्रवेश किया हो। मान लीजिए कि उसका जो पासपोर्ट है वह वैलिड नहीं है, मतलब जाली पासपोर्ट बनवाकर जो है वह भारत में प्रवेश कर गया हो, तो उसे अवैध प्रवासी कहा जाएगा। या फिर इसका दूसरा भी एग्जाम्पल है, दूसरा भी वजह हो सकता है। दूसरा वजह यह है कि ठीक है, वह प्रवासी जब भारत आया तो वह एक वैलिड पासपोर्ट के साथ आया, एक वैध दस्तावेज के साथ वह भारत आया, लेकिन वह जो पासपोर्ट होता है उसका एक डेडलाइन होती है, उसकी एक वैलिडिटी होती है कि इतने दिन तक जो है वह भारत में आपका वैलिड है पासपोर्ट। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे बैंक का एटीएम कार्ड से ले लीजिए कि आप देखते होंगे कि उसमें जो है एक एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है कि इतने तारीख को जो है वह आपका बैंक का एटीएम कार्ड जो है एक्सपायर कर जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से पासपोर्ट भी जो है क्या होता है, एक तय समय सीमा तक जो है वैलिड होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई प्रवासी जो है वह भारत आया है रहने के लिए, तो अपने वैलिड पासपोर्ट के साथ आया है, लेकिन मान लीजिए कि जब वह भारत में रह रहा है और कुछ साल के बाद
उसके पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वह भारत में रह रहा है तब वह उसका जो पासपोर्ट है वह अवैध माना जाएगा और उस वजह से वह जो प्रवासी होगा वह अवैध प्रवासी कहलाएगा। तो यही दो तरीके हैं अवैध प्रवासी जिसे कहते हैं कि एक तो डायरेक्ट ही जाली पासपोर्ट बनवाकर वह दूसरे देश चला जाए, या फिर दूसरा जो कंडीशन बनता है कि वैलिड पासपोर्ट के साथ आए लेकिन समाप्ति होने के बाद भी वह दूसरे देश में रह रहा है तो वह अवैध प्रवासी कहलाएगा। तो यही बात यहाँ पर था कहना कि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो बल्कि वह वैध प्रवासी होना चाहिए। तो इस बातों को समझ गए और यही था जन्म के आधार पर भारत की जो नागरिकता प्राप्त होती है उसके संबंध में हम लोग जाने। फिर बात करते हैं दूसरा क्या है, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर जो भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है उसके बारे में समझते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ हो। भारत के बाहर कहने का मतलब विदेश में हुआ हो। तो अब बात करते हैं कि यहाँ जो हम लोग जो जन्म के आधार पर पढ़ रहे थे तो इसके अंतर्गत कंडीशन कोई भी हो लेकिन बच्चे का जन्म भारत के अंदर होना चाहिए, मतलब भारत में होना चाहिए। लेकिन अब वंश के आधार पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर कंडीशन कुछ भी हो लेकिन बच्चे का जन्म हर हाल में भारत के बाहर अर्थात विदेश में होना चाहिए। तो यह तो है दोनों में, मतलब कि एक मूलभूत जो अंतर होता है इसे आप लोग पहले समझिए कि जन्म से अगर लेंगे तो भारत के अंदर होना चाहिए बच्चे का जन्म, अगर वंश से लेंगे तो बच्चे का जन्म भारत के बाहर होना चाहिए। अब आइए कंडीशन को समझते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो मूल प्रावधान होगा तो वह नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किया गया है। अगर उसमें कुछ संशोधित होगा तो वह संशोधित अधिनियम यहां पर लिखा गया है। तो चलिए, यह जो मूल बातें कही गई है इस अधिनियम के द्वारा वह यह था कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर अर्थात विदेश में हुआ हो तो वह उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। उसके लिए एक शर्त रखा गया था। उसके लिए एक शर्त यह था कि बच्चे के जन्म के समय, व्यक्ति के जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इस वंश के आधार पर बच्चे को नागरिकता तभी मिलती जब उसके जन्म के समय उस बच्चे के पिता जो थे तो वह भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जब इस तरह से बातों को लिखा गया कि उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे के जन्म के समय अगर उसकी माँ भारत की नागरिक है लेकिन पिता नहीं है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। मतलब इस अधिनियम के द्वारा वंश के आधार पर यह प्रावधान किया गया था कि अगर बच्चा बाहर में जन्म लेता है, विदेश में जन्म लेता है तो उसे माता की नागरिकता के आधार पर उसे भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पिता के भारतीय नागरिक होने पर ही उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि 1992 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया इस प्रावधान को लेकर, ठीक है, और संशोधन करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, इसके द्वारा कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अब समझिएगा कि इस संशोधन के द्वारा अब देखिए यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया कि माता पिता में से कोई एक, लेकिन यहाँ क्या था कि सिर्फ पिता ही भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन अब उस कंडीशन को हटा दिया गया और यहाँ पर जो एक कंडीशन को जोड़ा गया कि माता पिता में से कोई भी एक भारत का अगर नागरिक है बच्चे के बाहर में जन्म लेने के समय तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता
प्रदान कर दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा अब माता के नागरिकता के आधार पर भी भारत से बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि माता के नागरिकता के आधार पर भारत के बाहर या विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता किस संशोधन के द्वारा प्रदान की गई, तो वह होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के आधार पर। मतलब इस अधिनियम के द्वारा अब माता के नागरिकता के आधार पर भी उस बच्चे को नागरिकता प्रदान की जाएगी भारत की। फिर बात करते हैं कि अगला जो अधिनियम आया संशोधित अधिनियम, वह है 2003 का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, यानी वह संशोधन करके लाया गया। और इसके द्वारा अब क्या प्रावधान किया गया कि इसके द्वारा यह कहा गया कि अब सिर्फ वंश के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। जिस तरह से हम लोग यहाँ पढ़े थे कि यह जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 था, तो इसके द्वारा प्रावधान किया गया था कि केवल जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से इस वंश के आधार में जो संशोधन किया गया था कि यह जो 2003 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इसके द्वारा प्रावधान किया गया कि अब सिर्फ वंश के आधार पर भारत के बाहर जन्मे बच्चे को नागरिकता, भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके लिए कुछ कंडीशन को जोड़ा गया। तो क्या था कंडीशन, आइए देखते हैं। इस संशोधित अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ हो, तो उसे 2 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। 2 में से कोई एक नहीं, बल्कि 2 शर्त को उसे पूरा करना पड़ेगा। पहला शर्त क्या है कि बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में, मतलब जिस देश में बच्चे का जन्म हुआ है, तो वहां पर जो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास है, या फिर जिसे इंग्लिश में भारतीय कॉन्सुलेट कहा जाता है, तो उस बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण करा लिया गया हो। यह पहला कंडीशन रखा गया था। कब से कि अगर बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत के बाहर अगर किसी भी देश में होता है, तब क्या होगा कि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण करा लिया गया हो उनके माता पिता के द्वारा। और फिर उसके साथ साथ एक और भी कंडीशन को पूरा करना होगा कि वह यह था कि पंजीकरण जब करवाने के लिए उनके माँ बाप जाएंगे उस बच्चे का, तो पंजीकरण करवाने के समय उनके माता पिता को एक आवेदन देना होगा और उस आवेदन में यह लिखा हुआ होगा कि उस बच्चे के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। मतलब पंजीकरण के समय उस बच्चे के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग जब अवैध प्रवासी समझ रहे थे, तो यहाँ पासपोर्ट के बारे में समझे थे, ठीक है। तो उसी अर्थ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिए कि पासपोर्ट अभी हम आपको थोड़ी देर पहले ही समझाए हैं कि कहने का मतलब यह है कि उस बच्चे के पास जब आप 1 वर्ष के भीतर जब गए वहाँ के दूतावास में, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में जब आप गए उसका पंजीकरण करवाने के लिए, तो उस बच्चे के पास जो है किसी भी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। तब जाकर उस बच्चे को जो है मतलब भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह तो था वंश के आधार पर यह प्रावधान। लेकिन क्या है कि अभी वंश के आधार पर जो भी प्रावधान किया गया, इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझिएगा तो यह पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि बात करते हैं उदाहरण के रूप में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जिसने एक विदेशी व्यक्ति से विवाह किया है और उसके बच्चे का जन्म भी भारत के बाहर हुआ है।
अर्थात कहाँ पर हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है और एक अमेरिकी नागरिक से प्रियंका चोपड़ा ने विवाह किया है। तो आइए उस एग्जाम्पल को लेते हैं ताकि इस बात को जो है और भी अच्छे से समझा जाए। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस तिथि के बाद और इस तिथि से पहले, मतलब यह जो संशोधन के जो पहले की बात करते हैं, अगर बात करें कि अगर प्रियंका चोपड़ा का विवाह 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ होता उस विदेशी नागरिक से, मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, कि अगर इस तिथि के बाद और इस तिथि से पहले उस विदेशी नागरिक से प्रियंका चोपड़ा का विवाह हुआ होता और उनके बच्चे का जन्म इसी अवधि के बीच हुआ होता, तो अब आप बताइए क्या उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होती? तो जवाब होता नहीं। इस अवधि में अगर प्रियंका चोपड़ा के बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रियंका चोपड़ा विवाह के बावजूद उसने भारत की नागरिकता को नहीं त्यागा है, उसके पास भारत की ही नागरिकता है। अर्थात प्रियंका चोपड़ा विवाह के बाद भी वह एक भारतीय है, मतलब भारत के वह नागरिक हैं, जबकि उनके पति वह अमेरिका के नागरिक हैं, अर्थात वह विदेशी हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर इस दौरान उनके बच्चे का जन्म हुआ होता तब उनके बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस दौरान क्या कहा गया है कि बच्चे का जब भारत के बाहर जन्म होगा तो उसके पिता के नागरिकता के आधार पर ही बच्चे को नागरिकता प्रदान किया जाता। तो आप खुद सोचिए कि प्रियंका चोपड़ा के पति वो तो अमेरिका की नागरिकता को प्राप्त किए हुए हैं, वह भारत की नागरिकता को प्राप्त नहीं किए हैं। तो इस वजह से प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को इस काल में, इस दौरान में भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाती। अब बात करते हैं दूसरे अवधि की। यह जो संशोधन किया गया 1992 में और उसके बाद जो अगला संशोधन किया गया 2003 में, तो हम बात करते हैं कि 10 दिसंबर 1992 के बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 के पहले अगर प्रियंका चोपड़ा के बच्चे का जन्म हुआ होता इस अवधि में, तो क्या प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती? तो जवाब होता हाँ, बिल्कुल की जाती। क्योंकि देखिए यहां पर अब क्या कहा गया है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो चूंकि प्रियंका चोपड़ा भारत की नागरिक है तो उसके आधार पर ही उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती। अब फिर बात करते हैं हम 3 दिसंबर 2004 के बाद की बात अगर करें, तो अगर इस अवधि के बाद की बात करें तो इस दौरान अगर हम कहें कि क्या प्रियंका चोपड़ा के बच्चे का जन्म जो अमेरिका में हुआ यानी भारत के बाहर हुआ, तो सिर्फ प्रियंका चोपड़ा के नागरिकता के आधार पर ही उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब क्या कहा गया कि यह 2003 के संशोधित अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि सिर्फ वंश के आधार पर ही अब नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके लिए 2 शर्त को भी रखा गया। मतलब अब प्रियंका चोपड़ा को क्या होगा कि अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए उसे 2 शर्त को भी पूरा करना पड़ेगा। 2 में से किसी एक नहीं बल्कि दोनों शर्त को। और वह 2 शर्त कौन कौन सा है कि उसे अपने बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर वहां अमेरिका में जो भारतीय वाणिज्यिक दूतावास है तो वहां पर जाकर उस बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाना होगा 1 वर्ष के भीतर, यानी जब से जन्म लिया हो उसके 1 वर्ष के भीतर वहां पर पंजीकरण करवाना होगा। और उसके साथ साथ उसे एक आवेदन के द्वारा यह भी घोषणा करना पड़ेगा कि उसके बच्चे के पास किसी भी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है, तब जाकर उसके बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी। तो यह तो था एक उदाहरण जिसे आप अच्छे से समझे होंगे। और उदाहरण के तौर पर समझने से क्या होता है कि वह चीज़ लॉन्ग समय तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। लेकिन अब एक सवाल उठ रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई नाबालिग बच्चा वंश के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, या फिर इसे एग्जाम्पल के ही तौर पर समझिए कि मान लीजिए कि प्रियंका चोपड़ा का बच्चा है जो कि अभी नाबालिग है। उसने क्या किया
कि वंश के आधार पर और इन दो शर्तों को पूरा करने के बाद जो है, यानी कुल मिलाकर कहने पर कि वंश के आधार पर उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि वह बच्चा अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो उसने अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त कर लिया, जबकि भारत में तो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो आने वाले समय में उस बच्चे की भारतीय नागरिकता समाप्त होने की संभावना है या समाप्त हो सकती है। अब सवाल उठता है कैसे, तो आइए उसे समझते हैं। कि मान लीजिए कि प्रियंका चोपड़ा का जो अभी नाबालिग बच्चा है, जब वह बालिग होगा, अर्थात जब वह 18 वर्ष की आयु को पूरी कर लेगा, तो 18 वर्ष की आयु पूरी करने के ठीक बाद ही अगर अगले 6 महीने के अंदर अमेरिका की नागरिकता अगर वह त्याग नहीं कर देता है, तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बातों को ध्यान से समझिएगा कि कहने का मतलब क्या है कि अगर वह नाबालिग बच्चा जिसने दोनों की नागरिकता प्राप्त किया है, जो वंश के आधार पर भारत की, लेकिन जिस देश में अर्थात अमेरिका में जो वह रह रहा है वहां की भी नागरिकता प्राप्त किया है, तो चूंकि भारत में एकल नागरिकता है इसलिए दो जगह की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। तो वह क्या है कि अगर वह नाबालिग बच्चा बालिग हो जाता है, मतलब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो यहीं से काउंट होगा कि 18 वर्ष के ठीक अगले 6 महीने के अंदर अगर वह बालिग अमेरिका की नागरिकता अगर त्याग नहीं करेगा, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वह अमेरिका की नागरिकता त्याग कर देता है, तो फिर उसकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। यह था यहां से एक सवाल जो उठ रहा था, वह था उसका आंसर। अब बात करते हैं तीसरे आधार की। तीसरा आधार है पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्रदान की जाती है भारत की, अर्थात रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो आइए बात करते हैं कि पंजीकरण के द्वारा किस किस तरह के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। आइए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो वह पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस भारतीय मूल के व्यक्ति को आवेदन करने की, यानी पंजीकरण के लिए जो वह आवेदन करेगा, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो वह आवेदन करेगा, तो आवेदन करने की तिथि से पहले वह 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। कहने का मतलब क्या है कि वह पंजीकरण के द्वारा वह भारतीय मूल का व्यक्ति तभी भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिस तिथि को वह आवेदन देगा पंजीकरण के लिए। पंजीकरण के द्वारा जो है वह आवेदन देगा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो उस आवेदन की तिथि से ठीक 7 वर्ष पहले तक भारत में वह रह चुका हो, तभी उस भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है। तो अब सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि यहाँ जो भारतीय मूल का जो वर्ड आ रहा है, यह भारतीय मूल किसे कहा जाता है। भारतीय मूल वर्ड को समझते हैं कि एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का समझा जाएगा यदि वह या फिर मतलब वह व्यक्ति या फिर उसके माता पिता में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। अर्थात अविभाजित भारत करने का मतलब कि जब भारत पाकिस्तान एक ही था तो उस अविभाजित भारत में हुआ हो, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में जन्म हुआ हो, तो वह व्यक्ति जन्म से ही भारतीय मूल का कहलाएगा, भले ही वह बाद में भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, लेकिन वह कहलाएगा भारतीय मूल का ही। तो यही था भारतीय मूल के बारे में प्रावधान कि वह भारतीय मूल का व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा जो भारत की नागरिकता
प्राप्त करेगा तो उसके लिए उसे भारत में कितने वर्षों तक निवास करना होगा? तो आवेदन करने की तिथि से 7 वर्ष तक उसे भारत में निवास करना होगा। फिर बात करते हैं दूसरा किस तरह के व्यक्ति को जो है पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो वह है कि भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी जो बालिग नहीं हुए, नाबालिग बच्चे। तो भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे जो हैं वो पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरा व्यक्ति है वह है कि भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले विदेशी व्यक्ति, यानी भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले विदेशी व्यक्ति, तो वह व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन रखा गया है कि वह जो विदेशी व्यक्ति है जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया है, तो वह व्यक्ति आवेदन की तिथि से ठीक पहले 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, तभी उस विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी पंजीकरण के द्वारा। अब चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि यहाँ वर्ड क्या लिखा गया कि भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले विदेशी व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की, एवं इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का भी हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं कि क्या है कि ये दोनों जो हैं भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा एवं सानिया मिर्जा ये दोनों भारतीय नागरिक हैं, लेकिन इन दोनों ने जो विवाह किया वह विदेशी नागरिक से किया, विदेशी व्यक्ति से इन दोनों ने विवाह किया। लेकिन अब मान लीजिए कि इन दोनों के पति जो हैं, इन दोनों के जो हस्बैंड हैं, अगर वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं पंजीकरण के द्वारा, तो उसके लिए मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि उन दोनों के जो पति हैं वो भारत की अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो पंजीकरण के द्वारा प्राप्त करेंगे। लेकिन पंजीकरण के द्वारा जो प्राप्त करेंगे उसके लिए कंडीशन है, वह यह है कि उन दोनों के पति को आवेदन करने की तिथि से, यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो वह आवेदन करेंगे तो उस तिथि से ठीक 7 वर्ष पहले तक भारत में वो अगर रह रहे हैं तभी उन्हें जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो यह तो था पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को प्रदान करना। अब बात करते हैं देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण यह क्या होता है? सबसे पहले यह समझते हैं कि देशीयकरण के द्वारा भारत की जो नागरिकता प्रदान की जाती है। देशीयकरण कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि आप किसी दूसरे देश के हैं, भारत को छोड़कर बात कर रहे हैं कि आप किसी दूसरे देश के हैं, मतलब आप एक विदेशी व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, आप चाहते हैं कि भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने देश की नागरिकता त्याग करनी पड़ेगी। मतलब आप अपने देश की नागरिकता को त्याग करके जो भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उस प्रोसेस को देशीयकरण कहा जाता है, यानी देशीयकरण के द्वारा इस तरह की नागरिकता प्राप्त की जाती है। लेकिन इसके लिए या जो इस तरह का जो प्रोसेस किया जाता है इसके लिए कुछ शर्त को रखा गया है और यह सभी शर्त पूरा होना चाहिए। इसमें से कोई एक नहीं बल्कि वह सभी शर्त पूरा होना चाहिए। तो आइए इसे समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता अगर प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को कुल मिलाकर 12 साल तक भारत में रहना होगा। 12 साल तक भारत में रहना होगा। कब से? तो देशीयकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो आवेदन वो करेंगे तो उस आवेदन से पहले 12 साल तक वह भारत में रहे हों। लेकिन अब समझिएगा यहाँ पर बात को कि यहाँ पर कुछ बातों को खंडित किया गया है कि वह यह है कि ठीक है वह व्यक्ति कुल 12 साल तक भारत में रहेंगे आवेदन करने से पहले, लेकिन जब वो जिस तिथि को वो आवेदन करेंगे देशीयकरण के द्वारा नागरिकता को प्राप्त करने के लिए, तो आवेदन से ठीक पूर्व लगातार 1 वर्ष तक उसे भारत में रहना पड़ेगा। या वर्ड को देखिएगा, लगातार 1 वर्ष तक भारत में उसे आवेदन करने की तिथि से लगातार 1 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। या तो यह हो गया, लेकिन फिर इसके अलावा भी मतलब उस 1 वर्ष से पहले भी
उसे और रहना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बोलें कि कुल मिलाकर उसे कितना रहना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर 12 साल रहना पड़ेगा। लेकिन इस एक वर्ष में उसे लगातार भारत में रहना पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि वह जा भी सकते हैं कुछ समय के लिए, फिर आ भी सकते हैं, लेकिन इस एक वर्ष के दौरान उसे लगातार भारत में रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वह व्यक्ति जो कुल मिलाकर 12 साल तक भारत में रहेंगे, तभी उसे देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो वह 12 साल तक जो रहेंगे भारत में, वह किस किस रूप में रह सकते हैं, ठीक है, इस बातों को समझिए। या तो वह कुल मिलाकर 12 साल तक जो है भारत में वह किसी काम के वजह से, मतलब अपने खुद के पर्पस से रुके हुए हों, रह रहे हों, भारत में निवास कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि भारत सरकार में वो व्यक्ति नौकरी कर रहे हों, मतलब किसी दूसरे देश के हों, लेकिन भारत सरकार में जो है वह व्यक्ति नौकरी कर रहे हों और नौकरी करने के उद्देश्य से जो है वह 12 साल तक भारत में रुके हों। या फिर यह तो हो गया दोनों बात कंप्लीट कि या तो अपने पर्पस से वो कुल मिलाकर 12 साल तक रुके हों, या फिर कुल मिलाकर वह भारत सरकार की नौकरी के लिए 12 साल तक मतलब रुके हों भारत में। लेकिन फिर तीसरा भी कंडीशन बनता है कि इस 12 साल में हो सकता है कि कुछ साल वह अपने पर्पस से ही रुके हों और कुछ साल भारत सरकार की नौकरी के वजह से रुके हों। यह भी तीसरा कंडीशन हो सकता है। मतलब थोड़ा थोड़ा इसे डिवाइड कर दीजिए, और वह थोड़ा थोड़ा डिवाइड करने का मतलब अपने मन से इसे 6 साल डिवाइड मत कर लीजिएगा। वह डिवाइड किसी भी रेशियो में हो सकता है, किसी भी अनुपात में वह डिवाइड हो सकता है। अगर हम कहें 7-4 में भी हो सकता है, अगर हम कहें 6 में भी हो सकता है, अगर हम कहें कि 5-7 में भी डिवाइड हो सकता है, तो यह 12 साल किसी भी रूप में डिवाइड हो सकता है। कि मतलब या तो इसमें से कुछ समय वह अपने ही कामों के लिए रुके हों, ऐसे ही रुके हों भारत में, और उसी में से कुछ समय वह भारत सरकार की नौकरी के लिए रुके हों। तो कुल मिलाकर उसे 12 साल तक भारत में रहना होगा। और फिर यह जो ब्रैकेट में लिखा गया आवेदन से पूर्व लगातार 1 वर्ष तक, तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से कंडीशन होगा कि या तो वो व्यक्ति लगातार 1 वर्ष तक अपने ही पर्पस से रुके हों, या फिर भारत सरकार की नौकरी के लिए रुके हों, या फिर थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा अपने पर्पस और थोड़ा भारत सरकार की नौकरी के लिए। तो किसी भी तरीके से हो, लेकिन वही तरीका, यही 3 तरीका है कि वह व्यक्ति भारत में कुल मिलाकर 12 साल और आवेदन से ठीक पूर्व 1 साल। लेकिन यह 12 साल भी जो कुल मिलाकर आवेदन से पहले ही होगा। तो इस बातों को आप समझे होंगे अच्छे से। या तो एक कंडीशन हुआ। दूसरा, इसके साथ साथ और जो दूसरा कंडीशन है कि उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है वह यह है कि हमारे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा का वह अच्छा जानकार हो। कौन? वह विदेशी व्यक्ति। तो हमारे भारत के संविधान में के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का प्रावधान किया गया है, मतलब अभी वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा मौजूद हैं? तो कुल 22 भाषा हैं। तो उस 22 भाषा में से किसी एक भाषा का वह व्यक्ति अच्छा जानकार होना चाहिए। तभी जाकर जब वह व्यक्ति इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तभी उस व्यक्ति को देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता भारत सरकार के द्वारा जो है, या केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, इस बात को आप समझे होंगे। अब बात करते हैं 5वां एवं आखिरी, तो वह है क्या है? भूमि अधिग्रहण के द्वारा। ठीक है, भूमि अधिग्रहण को ही यहाँ पर देखिए प्रादेशिक निगमन भी कहा जाता है, या क्षेत्र का समावेशन, या भूमि का अर्जन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत सरकार किसी विदेशी भूमि को जीतकर भारत में उसका विलय कर ले, तो जिस विदेशी क्षेत्र को भारत में विलय किया जाता है, तो उस क्षेत्र के जो भी नागरिक होंगे, जो भी विदेशी नागरिक होंगे, वह स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाने लगेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया जाता है कि उस क्षेत्र के जो भी निवासी हैं, इस तिथि से अब वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो इसके लिए भारत सरकार जो है वह एक
मतलब नागरिकता से संबंधित एक आदेश पत्र जारी करता है और उस आदेश पत्र की तिथि से उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को भारत में मिला लिया गया है, तो उस क्षेत्र का निवासी फिर भारत का नागरिक कहलाएगा। तो आइए इसे हम एग्जाम्पल पे समझते हैं कि जैसे अगर हम बात करें 1954 की, ठीक है, 1954 की अगर हम बात करें कि भारत सरकार ने फ्रांस से पांडिचेरी को मुक्त कराकर उस पांडिचेरी के क्षेत्र को भारत में विलय कर लिया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1954 से 1961 तक, ये 1962 तक वह क्या हुआ कि वह एक अधिकृत क्षेत्र के रूप में वहां शासन चलते रहा। लेकिन क्या हुआ कि इसी नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारत सरकार ने 1962 में पांडिचेरी से रिलेटेड नागरिकता आदेश जारी किया और उस तिथि से, यानी जब भारत सरकार ने जब 1962 में पांडिचेरी क्षेत्र को लेकर एक आदेश जारी किया कि अब यहाँ के जो नागरिक हैं वह भारत के नागरिक होंगे, तो उस तिथि से वहाँ के जो पांडिचेरी के जो नागरिक थे, जिस क्षेत्र को मतलब भारत में विलय करवाया गया था, तो उस तिथि से वहाँ के जो नागरिक वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो कहने का मतलब वही है कि क्षेत्र को मिलाने के साथ ही जो वर्ड लिखा जाता है कि क्षेत्र को मिलाने के साथ ही वह स्वतः ही भारत का नागरिक कहलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि कुछ प्रावधान है कि उसके लिए पहले भारत सरकार आदेश देती है, मतलब नागरिकता उस क्षेत्र से संबंधित नागरिकता आदेश जारी करती है। और वह नागरिकता आदेश किस अधिनियम के तहत जारी की जाती है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी की जाती है और जिस तिथि को आदेश जारी की जाती उस तिथि से उस क्षेत्र का व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि 1961 का आप ले सकते हैं। 1961 में क्या है कि गोवा, दमन एवं दीव को, ठीक है, गोवा और दमन एवं दीव को जो है भारत सरकार ने पुर्तगालियों से जो है उस क्षेत्र को मुक्त कराकर भारत में विलय करवाया था। फिर एक और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 1954 का ही। तो 1954 का ही अगर हम बात करें तो दादरा एवं नागर हवेली को भी जो है पुर्तगालियों से भारत सरकार ने मुक्त करवाकर उस क्षेत्र का भारत में विलय कर लिया था और उस क्षेत्र के निवासी जो है वह भारत के नागरिक कहलाए। तो यह जो भूमि अधिग्रहण के द्वारा जो है नागरिकता प्रदान की जाती है, तो उसका यह तीनों एग्जाम्पल है। यह तो था नागरिकता जो 5 तरीके से अर्जित की जाती है उसके बारे में। लेकिन अब बात करते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा जो नागरिकता की समाप्ति का भी, जो नागरिकता के अंत का भी जो प्रावधान किया गया है, तो वह कितने तरीके से नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो वह इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता की समाप्ति 3 तरीके से हो सकती है। कौन कौन? तो एक स्वैच्छिक त्याग, दूसरा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, तीसरा भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। आइए पहले पॉइंट को समझें कि यह स्वैच्छिक त्याग क्या है। कि वैसा भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो। तो यहां देखिएगा एक वर्ड हम मतलब कि मैंने अभी आपसे कहा कि वैसा भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो। इसका मतलब क्या है? पूर्ण आयु कहने का मतलब कि वह वयस्क हो, 18 साल की आयु उसकी पूरी हो चुकी हो। फिर मैंने कहा कि पूर्ण आयु और क्षमता, मतलब पूर्ण क्षमता का मतलब यह है कि वह मानसिक रूप से वह सही हो, वह पागल नहीं हो, मानसिक रूप से वह कमजोर नहीं हो, बल्कि मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ हो, मजबूत हो। तो वही कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से मतलब पूर्ण आयु और क्षमता का हो, तो वह व्यक्ति आवेदन देकर भारत की नागरिकता का परित्याग कर सकता है। अपने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता का परित्याग कर सकता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो उस समय अगर उसके जो भी जितने भी नाबालिग बच्चे हैं, बालिग नहीं, नाबालिग बच्चे हैं, तो उस नाबालिग बच्चे की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर बालिग बच्चे हैं उस व्यक्ति की जिसने भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग किया, तो उस बालिग बच्चे की नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी अगर उस बालिग बच्चे ने अपनी नागरिकता को त्याग नहीं किया है तब तक।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर यह वर्ड बोला गया था कि एक ऐसा भारतीय नागरिक, एक ऐसा भारतीय व्यक्ति जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, मतलब वो वयस्क हो और मतलब मानसिक स्थिति से वह स्वस्थ हो, तो वह जो है स्वेच्छा से आवेदन देकर अपनी भारत की नागरिकता को त्याग कर सकता है और उसके त्याग करने के समय उसके जितने भी नाबालिग बच्चे होंगे उसकी भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब उसके नाबालिग बच्चे बालिग होंगे अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, तब उनके बच्चे, वो बालिग बच्चे आवेदन पत्र देकर फिर से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उसके बच्चे के बारे में। अब बात करते हैं कि एक कंडीशन है यहां कि यह स्वैच्छिक त्याग को कब जो है भारत सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब भारत का युद्ध किसी दूसरे देश के साथ चल रहा हो। मतलब किसी दूसरे देश के साथ जब भारत का युद्ध चल रहा हो, अगर उस दौरान अगर कोई भारतीय नागरिक आवेदन देता है स्वैच्छिक त्याग के लिए, नागरिकता का स्वैच्छिक त्याग करने के लिए, तो उस समय भारत सरकार उस आवेदन को ठुकरा देंगे, वो स्वीकार कर देंगे। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है कि किसी अन्य देश की अगर नागरिकता ग्रहण कर ली जाए, तो इसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, फिर से मान लीजिए कि वही मतलब पूर्ण आयु और क्षमता वाला, तो भारत का कोई भी नागरिक अगर दूसरे देश की नागरिकता मतलब अपने मन से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बात को आपको समझाया है कि भारत में क्या है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो आप दो नागरिकता लेकर नहीं रह सकते हैं भारत में। तो इसका जैसे हम एग्जाम्पल अगर दें, तो वर्तमान में जैसे हम बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस की ही बात कर लें, तो अक्षय कुमार और आलिया भट्ट इसके एग्जाम्पल हैं कि इन दोनों ने दूसरे देश की नागरिकता को जो है अपनाया है, तो इस वजह से ये लोग भारत में तो रह रहे हैं लेकिन ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसी वर्ड को क्या होगा, कभी कभी एग्जाम में यह लिख दिया जाएगा कि बर्खास्तगी के द्वारा। ठीक है, तो बर्खास्तगी का भी मतलब यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता मतलब उसकी भारतीय नागरिकता को बर्खास्त कर दी जाती है। तो वही हो सकता है, या तो यह पॉइंट लिख दे या बर्खास्तगी के द्वारा, दोनों सेम ही बात है। अब तीसरे पॉइंट की ओर चले, तो तीसरा पॉइंट है कि भारत सरकार के द्वारा नागरिकता से अगर वंचित कर दिया जाए, मतलब भारत सरकार ही अगर एक्शन ले ले कि आपको नागरिकता से, भारत की नागरिकता से अगर वंचित कर दिया जाए तो भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए कुछ कंडीशन है कि उस कंडीशन के आधार पर ही टोटल 5 कंडीशन है और इसी 5 कंडीशन के आधार पर भारत सरकार किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है। तो पहले कंडीशन की बात करें तो वह है कि अगर फर्जी तरीके से किसी व्यक्ति ने भारत का नागरिकता प्राप्त किया हो। ठीक है, अगर फर्जी तरीके से किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता प्राप्त किया हो तो उसकी जो है नागरिकता समाप्त कर देगा कौन? भारत सरकार या केंद्र सरकार कह सकते हैं, वह समाप्त कर दिया जाए, उनके द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा जो कंडीशन है कि युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, यह क्या है कि मान लीजिए कि अगर भारत का पाकिस्तान के या किसी भी दूसरे देश के साथ, ठीक है, भारत का किसी भी दूसरे देश के साथ अगर युद्ध चल रहा है, उस दौरान आपने भारत का मदद ना करके उस शत्रु देश का मदद कर दिया, तब क्या होगा कि भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है कि संविधान के प्रति अगर कोई भारतीय नागरिक अनिष्ठा या अनादर दिखाता है तो भी जो है उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो देखिए यह वर्ड क्या है, इस वर्ड को समझिए। तो हम लोग जब पिछले क्लास में नागरिक किसे कहते हैं उसकी जब परिभाषा को समझे थे, तो वहाँ पर हमने क्या आपको बताया था कि नागरिक जो होता है वह भारत का पूर्ण सदस्य होता है, भारतीय राज्य का पूर्ण सदस्य होता है और उसी वजह से भारत के प्रति उनकी पूर्ण निष्ठा होती है। ध्यान से समझिएगा कि भारत के प्रति उनकी पूरी निष्ठा होती है। तो इसी वजह से अगर मान लीजिए कि कोई भारतीय नागरिक है, भारत के प्रति ही अनिष्ठा दिखा रहा है, भारतीय संविधान के प्रति ही अनिष्ठा दिखा रहा है, उसका अनादर कर रहा है, तो वैसे व्यक्तियों की भी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है।
अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा जो कंडीशन है वह यह है कि पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश के द्वारा 2 वर्ष की सजा अगर आपको मिली है तो भी जो है मतलब भारत सरकार के द्वारा आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो इसे समझिए। अब देखिए यहां क्या है, पंजीकरण, यहां देखिए पंजीकरण है और एक क्या है, देशीयकरण। अगर इस दोनों के द्वारा अगर आप नागरिकता प्राप्त किए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप भारत से बाहर रह रहे थे, या तो आप भारतीय मूल के थे या फिर आप विदेशी थे, ठीक है, इस दोनों के द्वारा अगर भारत की नागरिकता आप प्राप्त किए और प्राप्त करने के अगले 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश में आपको 2 वर्ष की अगर सजा सुनाई गई है तो भी आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अब जब पंजीकरण एवं देशीयकरण की बात आई तो यहां पर हम लोग एक बात को चर्चा कर लेते हैं। चर्चा यह है कि अभी जो हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे अवैध प्रवासी के बारे में, यह अवैध प्रवासी, ठीक है, तो अवैध प्रवासी यह पंजीकरण, मतलब यहां समझिए कि यह पंजीकरण और देशीयकरण के आधार पर वह भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे वह अवैध प्रवासी 7 वर्ष से अधिक रहा हो या फिर वह 12 वर्ष से अधिक रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वह अवैध प्रवासी भारत सरकार से कहेगा कि सरकार सुनिए कि हम अवैध प्रवासी हैं, लेकिन एक काम करते हैं कि पंजीकरण के द्वारा आपने 7 वर्ष का प्रावधान किया है और देशीयकरण के द्वारा आपने 12 साल का प्रावधान किया है, तो हम जो है एक काम करते हैं कि 20 साल तक रह जाते हैं, लेकिन आप हमें भारत की नागरिकता दे दीजिए। तो भारत सरकार कहेंगे कि आप 20 साल तो छोड़िए, आप अगर 100 साल तक भी रह जाइएगा ना अवैध प्रवासी के रूप में, तो आपको इस दोनों के द्वारा तो आपको नागरिकता दी ही नहीं जाएगी। अच्छा, तो अब बात करते हैं अवैध प्रवासी के रूप में सिर्फ इसी दोनों की बात क्यों हो रही है। तो क्योंकि यहां पर देखिए कि इसी दोनों में यह प्रावधान किया गया है कि भारत से जो बाहर व्यक्ति रह रहा है तो वह भारत में 7 वर्ष और 12 वर्ष तक रहेगा, तभी उसे इस दोनों के आधार पर नागरिकता मिलेगी भारत की। तो इसी वजह से अवैध प्रवासी के रूप में इन्हीं दोनों की बात हो रही है कि अवैध प्रवासी को जो है वह पंजीकरण और देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, चाहे वह कितने भी साल भारत में क्यों ना रह ले, उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। फिर बात करते हैं कि 5वां जो शर्त है वह मतलब भारत सरकार के द्वारा जो उसके नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा वह यह है कि अगर कोई भारत का नागरिक लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रह रहा है तब उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है, कुछ अपवाद है कि अगर मान लीजिए कि कोई भारत का छात्र मतलब भारत के कोई भी विद्यार्थी विदेश गए हैं पढ़ने के लिए और वह लगातार 7 साल से बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी भारत की। क्यों? क्योंकि वह पढ़ने के लिए गए हैं, एक विद्यार्थी के रूप में गए हैं। दूसरा अपवाद क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार में नौकरी कर रहा है और भारत सरकार की नौकरी की वजह से वह विदेश में 7 साल या लगातार 7 साल से बाहर रह रहा है तो भी उसकी भारतीय नागरिकता नहीं जाएगी। तीसरा, अगर वह व्यक्ति किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्य कर रहा है, उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य भारत हो, तो वैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोई भी भारतीय नागरिक काम करते हुए लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर है तो भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो यह तो था यहाँ पर अपवाद के रूप में। अब फिर एक बात और करते हैं कि यहाँ जो निष्ठा की जो बात हुई थी, अनिष्ठा यानी निष्ठा मतलब इसका जो विपरीत है निष्ठा, तो बात करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति पंजीकरण और देशीयकरण के आधार पर अगर भारत की नागरिकता मतलब प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के बाद उसे निष्ठा का जो है एक शपथ लेना पड़ेगा। निष्ठा के प्रति मतलब भारत के निष्ठा के प्रति या भारतीय संविधान के निष्ठा के प्रति जो है उसे शपथ लेना पड़ेगा। किस द्वारा? अगर वह पंजीकरण और देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता
प्राप्त करता है तो उसे भारत की निष्ठा मतलब कि भारत के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी। यह तो था कि 5 तरीके से नागरिकता का समाप्त होना, ये 5 तरीके से भारतीय नागरिकता का अर्जन करना और 3 तरीके से भारतीय नागरिकता का समाप्त करना। लेकिन अब एक प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह है राष्ट्रपति पद को लेकर। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में, हाँ, भारत और अमेरिका की बात करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है जबकि वहाँ पर क्या है कि दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। अगर बात करें कि भारत में कोई भी जो है राष्ट्रपति जो बनेगा तो वह 2 आधार पर बन सकता है, एक जन्म से और दूसरा देशीयकरण के आधार पर भी, यानी जिसे हम प्राकृतिक रूप कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए देशीयकरण को ही प्राकृतिकरण या प्राकृतिक रूप से, यानी भारत में कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनेगा तो वह 2 तरीके से बन सकता है, एक जन्म के आधार पर और दूसरा देशीयकरण के आधार पर भी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो देशीयकरण के आधार पर भी चूंकि वह भारत का नागरिक फिर हो जाता है, तो इसी वजह से जो है वह फिर भारत के राष्ट्रपति के रूप में वह खड़ा हो सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या प्रावधान किया गया है, अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ जन्म के आधार पर ही वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब अगर आपका जन्म अमेरिका में हुआ है तभी आप जो है वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं, अन्यथा किसी भी माध्यम से अगर आप अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करते हैं लेकिन आप वहाँ के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो आज इतना ही, थैंक